नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस होते हैं आपके, उनके कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये। इससे आपके एसीएफ में जो है एक कम से कम एक क्वेश्चन और या फिर एक से अधिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना तय है और बहुत ही आसान भी है। तो ऐसे में क्या आप इसको अच्छे से कर लिए, समझना है बस केवल आपको इसमें, और आसानी से हो जाएगा आपका ये। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ वगैरह इसमें ऐसा कुछ नहीं लगना है। नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको ही आपको समझना है केवल। तो प्रतिरोधकों का संयोजन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। दो तरह से होता है। पहला क्या होता है? पहला ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस ही आपका हो गया, ठीक है, और फिर क्या एक दूसरा रेजिस्टेंस है, तो दोनों जो है एक ही साथ एक ही लाइन में जो है इनको जोड़ा जाता है। जब ऐसे मान लो ये बैटरी से जोड़ दिया हमने इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होगा? एक के बाद एक आएगा, यानी एक आया उसके बाद अगला आ गया, तो लाइन में जुड़े होते हैं ये एक श्रेणी में। श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक दो तीन ऐसे चलती सीरीज होती है, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो अगर इस तरह से कितने भी हो सकते हैं ये, R1 R2 R3 और भी हो सकते हैं, डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो अगर इस तरह के अगर रेजिस्टेंस एक श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, तो उसका जो टोटल जो आउटपुट होता है, यानी कि कुल जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 का मतलब, और अगर R4 होगा तो जुड़ जाएगा, R5 होगा जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। आपने ये पढ़ा ही होगा 12th क्लास में। तो यही लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, तो समस्त प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाए गए हैं, उनके योग के बराबर होता है। तो उनको डायरेक्ट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, मान लो एक ये प्रतिरोध हुआ, उसके आगे हमने दूसरा जोड़ दिया, फिर उसके आगे तीसरा जोड़ दिया, फिर उसके आगे चौथा जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया हमने। तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे बैटरी मान लो लगा दी हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। तो ये R1 अगर है, ये R2 अगर है, ये R3 है, R4 है, तो हम अगर निकालना चाहते हैं कि जो पूरा सर्किट है ये, इसका सर्किट का जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसको अगर R मान लेते हैं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा, प्लस का R2 हो जाएगा, प्लस का R3 हो जाएगा, और प्लस का R4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार हैं, तो चार को जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई श्रेणी क्रम में, अगर इस रूप में एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हैं तो। फिर दूसरा होता है कॉम्बिनेशन का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है समांतर, यानी कि पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दूसरा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए कैसे जुड़ेगा ये। मान लो एक बिंदु ये सर्किट का हो गया, और यहाँ बैटरी लगा दी हमने कोई, और ये दूसरा बिंदु हो गया। अब ये ऐसे मान लो सर्किट है, अब यहाँ पे एक बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। अब इससे जो है अलग अलग जो है रेजिस्टेंस मान लो जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक मान लो ऐसे जुड़ गया है, और एक हमने ऐसे जोड़ दिया ये। तो ए बिंदु है, ये मान लो बी बिंदु है। तो इस तरह से देखिए, आप देखेंगे ये वाला R1 अगर है तो R1, फिर दूसरा वाला R2 हो जाएगा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल जुड़े हुए ना। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसे ही तो होती है सब पैरेलल रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस कितने जुड़े हुए हैं, यानी जो समांतर क्रम इसको बोलते हैं। जब जो रेजिस्टेंस होते हैं एक दूसरे के क्या है? पैरेलल होते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर समानांतर संयोजन हिंदी में बोलते हैं। अब इसका हमको अगर पूरा आउटपुट निकालना है, आउटपुट यानी जो आएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। ये हो जाएगा, तीन है तो तीन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होंगे तो डॉट डॉट लगा दो, जितने भी होंगे यानी कि उसको उल्टा कर देंगे हम और उसको जोड़ देंगे, तो यही आ जाता है। तो ये हो गया समानांतर संयोजन।
तो हमको जब कभी भी ऐसा फिगर में दे रखा होगा और हमको टोटल निकालना पड़ेगा कि उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में होगा तो हम सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यानी समानांतर कॉम्बिनेशन अगर होगा, उसका समानांतर संयोजन होगा, तो उसको क्या कर देंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 करके प्लस 1/r2 करके प्लस 1/r3 इस तरह से जोड़ देंगे हम। तो ये हो गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने देख लिया। बस इन्हीं दोनों चीज़ों का उपयोग करके ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान है और आपके फ्री के नंबर हैं। अगर आप एक बार समझ गए तो फ्री के नंबर हैं आपके ये, ठीक है। अगर नहीं समझ पाएंगे फिर तो आपके नंबर नहीं आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि गैस तो मार नहीं सकते, वो न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल में गैस मारेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वहीं परिभाषा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वहाँ का परिभाषा आपको लिखनी है नहीं, आपको पता होना चाहिए बस केवल। तो परिभाषा अगर है भी तो क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इनवर्स। उनके जो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। वही फॉर्मूला लिखा हुआ 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से बना के दिखाया गया, हालांकि मैंने पहले ही दिखा दिया। तो ये सीरीज क्रम दिखाई है, यानी कि सीरीज हो गया कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर। अब एक खास बात यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे जो धारा आई होती है वो पूरे सर्किट में एक जैसी ही रहेगी, मतलब सेम आई रहती है। यहाँ पे जो होती धारा होती है ये अलग अलग हो जाती है, यानी इसके लिए धारा I1 हो जाएगी, इसके लिए धारा I2 हो जाएगी और इसके लिए धारा I3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन इस सर्किट में जो धारा की जो होगी उसका मान हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी I रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज V1 हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज V3 हो जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या वोल्टेज में समान रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सबको वोल्टेज बराबर मिल रहा है यहाँ से, तो वोल्टेज V ही रहेगा यहाँ पर। तो ये अंतर है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के टाइम पे हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से जो है हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कह रहा है चित्र में R1 दे रखा है, उसकी वैल्यू 10 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू 40 ओम दे रखी है, R3 की वैल्यू 30 ओम दे रखी है, R4 की वैल्यू 20 ओम है और R5 की वैल्यू 60 ओम है, तथा प्रतिरोधकों यानी जो रेजिस्टेंस हैं के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया, यानी 12 वोल्टेज दिया जा रहा है, V इक्वल टू 12 दे दिया गया है। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमको R की वैल्यू निकालनी है, हमको R की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट के लिए पूरे। तो इस सर्किट में आप देखेंगे, पहले देखेंगे हम कि सर्किट में जो है किस तरह के जो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन किए गए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे धारा आई ऐसे आई, फिर एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हों किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे ना, तो समानांतर लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये भी क्या आपस में क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए आपके इसमें पैरेलल में हो गए। लेकिन अगर हम इसको पूरे को एक मान लेते हैं और इसको पूरे को एक मान लेते हैं तो ये क्या है, अब सीरीज में हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से आया, इसके बाद आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया ये। तो यानी ये दोनों जो दे रखे हैं, टोटल जो आउटपुट, टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका मान लो R डैश है रेजिस्टेंस टोटल का पूरे का, और इसका R डबल डैश है मान लो इसका रेजिस्टेंस। तो ये दोनों आपस में किस रूप में दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं आपके श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ से धारा आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, तो I सेम रहेगा इसके लिए ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ले हिस्से तो पैरेलल में दे रखे हैं एक दूसरे के, R1 R2 तो पैरेलल है, R3 R4 R5 आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ का ये टोटल जो रेजिस्टेंस होगा और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, मान लो इसका R डैश है रेजिस्टेंस और इसका R डबल डैश है, तो ये दोनों एक दूसरे के, अगर हम टोटल सर्किट का R मान लेते हैं रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, R डैश प्लस का R डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए हमको R डैश निकालना पहले पड़ेगा, फिर R डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो पहले हम बारी बारी से इनके वैल्यू को हम निकालेंगे। तो पहले वाले के लिए निकालते हैं। अगर मान लो इसकी रेजिस्टेंस इतने का एरिया का जो है, इतने क्षेत्र का, इतने सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हम R डैश मान लेते हैं, तो R डैश इक्वल टू, ये पैरेलल में है तो इसका मतलब 1/R डैश लगाएंगे ना, फॉर्मूला हम पैरेलल का लगाएंगे, तो 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2।
अब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 दे रखी, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 40 दे रखी थी। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। तो R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 1/R डैश की वैल्यू आई है 1/8 आई है यहाँ पर। तो R डैश को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पलट देंगे कहने का मतलब, तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू तो हमारी निकल गई, यानी कि जो ये पूरा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है उसकी टोटल R डैश जो है वो कितना आ गया, 8 ओम का लगा हुआ है। इसका मतलब हम नया चित्र अगर बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं हम। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसे हो गया, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए ये इसका वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 8 ओम निकाल लिया। अब ऐसे इसका निकालेंगे R3 R4 R5, ये भी किस रूप में दे रखे हैं, ये भी पैरेलल हैं आपके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे, हम वही लगा देंगे फॉर्मूला, 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 कर देंगे। इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 10। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दे रखी है, 10 आ गई है आपकी। तो इसका मतलब हमारा जो नया फिगर बना कैसे बन गया, ये ऐसे बना है ना। ये इसकी वैल्यू 8 ओम आ गई है, इसकी वैल्यू 10 ओम आ गई है। अब आपको लग रहा होगा ये दोनों तो पैरेलल दे रखे हैं, नहीं पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से धारा चलेगी ऐसे, धारा ऐसे आएगी, इसके बाद धारा ऐसे आएगी, धारा ऐसे आएगी, ऐसे, यानी कि धारा एक ही उसमें जा रही है ना, सर्किट में जा रही है ना। और पैरेलल में होता है क्या, ऐसे होना चाहिए ना, इस टाइप से जो होते हैं कॉम्बिनेशन, इस टाइप से वो होते हैं पैरेलल में। तो इनको अगर ऐसे जोड़ते हैं, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है ये, तो ये होता है आपका है, ये पैरेलल में दे रखे हैं, ये लेकिन किस में दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से धारा मतलब बहना स्टार्ट हुआ, आई बहना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे उसको दो रास्ते मिल गए ना। एक रास्ता I1 हो गया, मतलब इस रास्ते से आ सकती है, दूसरा रास्ता ये I2 हो गया, या तो इधर से जाएगी मतलब इधर से जाएगी, दो रास्ते मिल गए ना। लेकिन यहाँ पे अगर धारा को बहाते हैं तो धारा का जो फ्लो होगी तो उसके लिए एक ही रास्ता है। जब धारा के लिए एक ही रास्ता होगा तो क्या होगा, आपका सीरीज होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और जो धारा के एक से अधिक रास्ते होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो अब यानी कि जो हमारा ये आ गया है, ये तो ये गलत हो गया, यानी कि हमारा जो फिगर बन के आया है वो क्या है, यह है 8 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया, 10 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये सीरीज क्रम में है तो हमको टोटल रेजिस्टेंस अगर हम R है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश की वैल्यू कितनी निकाली, 8 निकाल दी हमने है। R डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 10 निकाली है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि जो पूरा सर्किट जो दे रखा था उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का, इस सर्किट का, तो वो कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, एक बार समझने का लिए बस समझना है आपको। और इतना टाइम आपको इसीलिए देखा होगा लग गया बताने में, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे लगाना हो तो मैं 2 सेकंड भी ना लगे इसको लगाने में, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी समय में लग जाते हैं ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आया हुआ क्वेश्चन है 2016 वाले में पूछा गया था ACF CGPSC में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम, तो रेजिस्टेंस की पावर कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है, का प्रतिरोध जुड़ा हो तो किन्हीं दो सिरों के बीच, यानी कोई भी दो सिरे हैं अगर, तो उनके बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। यानी कि हमको कोई भी दो सिरे हैं उनके बीच जो है R की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम एक फिगर बनाएंगे, तो उसने ट्रायंगल बोला तो ट्रायंगल बनाएंगे ना हम, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। फिर उसने क्या बोला है, प्रत्येक भुजा, तो कितनी भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, 3 भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजाएं दे रखी हैं। और सब पे 2-2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमने 2-2 ओम के यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिए है, ठीक है। यहाँ पे 2-2 ओम के रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया गया। फिर नाम दे देंगे ABC। अब मान लेंगे कोई भी दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये होगा। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये फिगर, लेकिन कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अगर यहाँ से मान लो धारा बही आई बही यहाँ गई, यहाँ पे 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता इधर हो गया, एक रास्ता इधर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो है किस रूप में जुड़े हुए हैं, पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समानांतर कॉम्बिनेशन
संयोजन में जुड़े हुए हैं। फिर अगर इसमें आगे आगे बढ़ते हैं, आगे गया तो इसके नीचे से धारा इसमें से बही, फिर गई आगे, फिर आगे गई तो इसमें आई, तो इसका मतलब ये दोनों में धारा एक ही धारा गई है। यहाँ पे जो आई धारा थी, मान ली I1 धारा है, तो वही धारा I1 यहाँ पर भी जा रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये सीरीज में हो गए, तो इसका टोटल का हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, और जितना आएगा उसको हम इसके पैरेलल में ऐड कर देंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा वही रेजिस्टेंस का। तो वही हम करेंगे। क्या है, ए बी सी का जो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ए बी सी मतलब ए गए, बी गए और सी गए, तो नहीं इसकी भी बात हो रही है, इन दोनों की भी बात हो रही है, इन दोनों की। तो इन दोनों की बात करेंगे तो R1 प्लस R2 का लगेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो R1 कितना 2 है, R2 भी 2 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, R की 4 आ गई यहाँ पर। फिर ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी वाले जो हम इसमें ऐड करेंगे, इसके बीच में इन दो बिंदुओं की बात करेंगे। तो ये जो 4 हमारा बन करके आया है यहाँ पर, ये 4 बन कर आया है, 4 और ये 2 होगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये दो एक दूसरे के कैसे हैं, आपके पैरेलल में दिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे धारा I1 है तो यहाँ पे धारा I2 होगी, तो एक दूसरे के हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेंगे, 1/r का लगाएंगे फॉर्मूला। तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 जो हमारा ये निकला था R1 यानी कि, और प्लस 1/2 यानी कि जो दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे, इनको हल कर लेंगे। हल करना बहुत आसान है, तो बहुत ही नॉर्मल सी कैलकुलेशन दे रखी है यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये जो है मुफ्त के मतलब है नंबर। ये तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं, बस सीधे से लगा देना है। फिर अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दे रखा था। अगला टॉपिक ये दे रखा था कि विद्युत धारा जो है उसका तापीय प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक दे रखा था सिलेबस में, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब कोई भी सर्किट होता है उसमें हम धारा यानी कि आई को जो है फ्लो कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो उससे क्या होती है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको धारा को बनाए रखने के लिए क्या होती है, कुछ ऊर्जा खर्च होती है। और जो ये ऊर्जा खर्च होती है वो किसके रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, यानी कि हीट के रूप में वो निकलती है। यानी कि जो ये सर्किट में धारा जो बहती है उसको बनाए रखने के लिए जो है कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि जो उपकरण होगा। जैसे आपने देखा होगा, पंखा चलता है मान लो आपके घर में, तो पंखा चलता होगा, तो पंखा जो धारा तो इसलिए फ्लो कराई जा रही है ताकि पंखा घूमे, लेकिन पंखा घूम रहा है तो इस घुमाने के काम में भी जो है धारा की वजह से जो है कुछ ऊर्जा जो है खर्च होती है। इसकी वजह से होता क्या है, आप छू के देखेंगे पंखे को तो पंखा गर्म हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो धारा है, धारा को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए जो है जो सोर्स है उसकी कुछ ऊर्जा जो है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि जहाँ पे धारा बहेगी वहाँ पे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान उत्पन्न होगा। और तापमान क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है, इसलिए। तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण होते हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी ऐसा उपकरण जिसका काम क्या है, गर्म करना, चाहे जैसे इस्त्री हो गया, या फिर पानी गर्म करने की केतली हो गई, या फिर टोस्ट को गर्म करने वाला हो गया टोस्टर हो गया, या फिर जैसे बालों को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर हो गया। तो बहुत सारे जो उपकरण हैं जो क्या करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, गर्म करना। तो वो सारे जो एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। उसके अंदर जो धारा बहती है वो धारा क्या करती है, उस चीज़ को ऊष्मा के रूप में यानी कि टेम्परेचर यानी ताप के रूप में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो कैसे, इसमें बस आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है और कौन कौन से उपकरण जो आपके घरों में काम करते हैं इसके आधार पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो परिपथ में जो विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है को अपनी ऊर्जा क्या करनी पड़ती, खर्च करते रहना पड़ता है। विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई जो स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग जो है उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखा को घुमाने में उपयोग हो जाता है। स्रोत की जो ऊर्जा का शेष भाग है उस ऊष्मा को क्या करता है, उत्पन्न करने में खर्च होता है। जो साधित्रों का मतलब जो अप्लायंस होते हैं आपके उपकरण के ताप में वृद्धि करते हैं, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का जो उपयोग विद्युत हीटर, तो
तो आपका पता है ठंडी के समय आप लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इसी माध्यम से यानी कि इसी सिद्धांत का उपयोग करके जो है ताप का उत्पन्न किया जाता है धारा के माध्यम से। ऐसे विद्युत इस्त्री का मतलब यहाँ पे प्रेस जो होता है, आयरन होता है वो, और जैसी युक्तियों में किया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान टॉपिक था, आपको पता होगा, घरों में इस्तेमाल होता है। अब इसे क्वेश्चन नहीं ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि कौन से जो है निम्न में से कौन से उपकरण जो हैं विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो वहाँ पे दे रखा होगा ऑप्शन, हीटर वगैरह, पंखा वगैरह सारे। तो हीटर जो है आपका वो काम करेगा, जो भी यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न करेगा वो जो है विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत के आधार पे कार्य करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पे जो सूत्र देख लेते हैं इनका उपयोग कहाँ पे होगा, न्यूमेरिकल्स में होगा। तो परिपथ में यानी जो सर्किट है, सर्किट में जो निवेशित शक्ति है यानी कि जो कोई सर्किट है उसमें कितनी पावर है, तो पावर निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू क्यू अपान टी। और V क्या है, यहाँ पे वोल्टेज होगा, Q का कितना है, आवेश यानी कितना यहाँ पे आवेश चार्ज है, और T क्या कितने टाइम के लिए जो है उसमें ये चार्ज को फ्लो किया जा रहा है। और या फिर हम दूसरा, इसका दूसरा रूप भी है, P इक्वल टू वी आई भी होता है। तो दो फार्मूले हमको यहाँ से मिल गए हैं, P इक्वल टू वी इंटू क्यू अपान टी होता है, और दूसरा क्या होता है V इंटू आई। कैसे, हमको पता I बराबर क्या होता है, Q अपान टी होता है, हमको पता है, हमने पहले वीडियो में देखा था इसको। तो यही यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे Q अपान टी लिखा हुआ उसकी जगह क्या रख दिया हमने, I रख दिया। तो एक नया फार्मूला आ गया हमारा। तो एक फार्मूला तो क्या आ गया, P इक्वल टू फार्मूला आ गया हमारा V इंटू क्यू अपान टी आ गया, और दूसरा यहाँ पे Q अपान टी की जगह क्या रख देंगे हम, I रख देंगे। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू आ जाएगा V इंटू आई हो जाएगा। तो एक जैसे ही सब फॉर्मूले हैं, आप मतलब केवल इसमें चेंज कर लिया हमने इसको बस केवल। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि जो सर्किट है उसमें कितना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। जूल में हम हमेशा इसको मापेंगे इसको। तो इसका हमें यूनिट जो है पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है हीट की, है जूल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू होता है वी आई टी होता है। तो ध्यान रखिएगा, V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हो गया, I धारा हो गई, और T क्या है, कितने टाइम के लिए यहाँ पे यानी धारा प्रवाहित की गई है सर्किट के अंदर। तो कोई मान लो सर्किट दे रखा है, तो अगर हम पूछें यहाँ पे कितनी ऊष्मा होगी, तो वोल्टेज देखना पड़ेगा हमको कितना देना है इसको। फिर धारा कितनी दी गई, यानी धारा कितनी फ्लो हो रही है और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, इन तीनों चीज़ों को गुणा कर देंगे, यानी कि H इक्वल टू वी आई टी कर देंगे, तो हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दे रखा है यहाँ पर है। अब देखिए V इक्वल टू हमको पता है, V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर होता है, ओम का नियम जो लगाया था हमने। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम यानी H इक्वल टू था वी आई टी था, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में हम V की वैल्यू कितना रख देंगे, आई आर कर देंगे। तो V की जगह कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, इंटू आई टी तो पहले से था I, और इंटू टी। अब I के I से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू टी। तो यही तो लिखा हुआ है, H इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि जब V हमको नहीं दे रखा होगा, मान लो I दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो हम इसके आधार पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे। जब V दे रखा होगा और I भी दे रखा होगा और T भी दे रखा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे पहले 2016 वाले एग्जाम में आया भी था कि जो परिपथ में यानी कि जो ऊष्मा होती है सर्किट की, वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, तो किस पे निर्भर नहीं करती, देखो यहाँ पे I दे रखा, I पे निर्भर है, R पे भी निर्भर है, T पे भी निर्भर है, V पे भी निर्भर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब पे जो है निर्भर करती है, यानी कि इन पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इनमें कोई परिवर्तन होगा I, R, T और V में, तो H की वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि ये H जो है किस पे डिपेंड करता है, H जो डिपेंड करता है I पे डिपेंड करता है, H जो है I पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, T पे डिपेंड करता है, और V पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा भी इसको। और इसे क्या है, इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर कभी पूछा जाए कि जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, तो हमको इस पे आंसर लगाना, टिक मारना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही है जूल का तापन नियम। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, तो क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी विद्युत इस्त्री यानी कि जो प्रेस होता है, आयरन होता है जो आपका, तो किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट दे रखा है कि दर से ऊर्जा खपत होती है, यानी इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, पावर P इक्वल टू कितना दे रखा है, 840।
तो हमको पहचानना आना चाहिए कि क्या दे रखा है। न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब आप पहचान पाएंगे कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उस चीज़ को निकालने के लिए कौन सा सूत्र हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे P दे रखा है उसने, तथा 360 वाट की दर से उस समय खपत होती है जब तापन की दर निम्नतम है। तो आपने आजकल देखा होगा ऑटोमेटिक प्रेस होते हैं, तो आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं कि ज़्यादा गर्म करे प्रेस या फिर कम गर्म करे। तो वही सिस्टम पे है, ज़्यादा गर्म कर रहा है अगर तो 840 वाट पावर ले रहा है, कम गर्म कर रहा है तो 360 वाट पावर ले रहा है। यानी P इक्वल टू दूसरा दे रखा है 360 P वाट मतलब। तो यानी ये कब हो रहा है, जब पावर कम ले रहा है, यानी कि कम गर्म कर रहा है तो इतना पावर ले रहा है, ज़्यादा गर्म कर रहा है तो ज़्यादा वाट लेगा वो। फिर वही पूछा यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता V की वैल्यू दे रखी है कितनी 220 है, तो दोनों प्रकरणों में यानी दोनों कंडीशंस में, जब अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रहा था, अधिकतम और न्यूनतम में विद्युत धारा यानी I की बात कर रहा है वो, और प्रतिरोध यानी R की बात, हमको दो वैल्यू निकालनी, I निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, R निकालना है। तो हमको सब कुछ पता चल गया दे क्या रखा है और निकालना क्या है। जो हमने ऊपर सूत्र बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं, उनका इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही आसान है। एक फॉर्मूला हमने पता है, क्या पता है, P इक्वल टू कितना होता है, VI होता है। अभी हमने देख लिया ऊपर है। P क्या है आपकी पावर, कितना सामर्थ्य यानी कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। V क्या है वोल्टता, वोल्ट यानी कि कितना वोल्टेज ले आ रहा है वहाँ पर। I क्या है धारा होती है। तो हमको P पता है, V पता है, I निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, जब तापन की दर क्या है अधिकतम है, यानी कि अधिकतम है तो P की वैल्यू कितनी लेंगे 840 लेंगे। ठीक है, तो I इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लें, I इक्वल टू यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू P अपान V। तो P की वैल्यू कितनी 840 हो गई, और वोल्टेज कितना आ रहा था 220 आ रहा था। तो I की वैल्यू को हल कर लेंगे, ये निकाल लिया हमने। अब उसने पूछा है R की वैल्यू निकालो, तो हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। तो V पता है 220 है, I हमने अभी निकाल लिया है, I की वैल्यू ये हो गई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 220 बटा 3.82, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 57.60 ओम। तो बहुत ही आसान है ये। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब तापन की दर कितनी ही निम्नतम है, यानी कि अब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो 360 वोल्ट 360 वाट। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 वाट। अब मात्रक भी हमें हमेशा पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है मात्रक भी, तो मात्रक भी हमें यानी यूनिट्स पता होना चाहिए। तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल सेम प्रोसेस यहीं पे करेंगे, बस P की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है, निम्नतम यानी कम से कम जब होता है तापमान, कम गर्म करना है प्रेस को, तब के लिए है ये निकालना है I की वैल्यू कितनी होगी और R की वैल्यू कितनी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दे रखा है क्वेश्चन क्या, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम हो गया प्रति सेकंड। इसका मतलब T इक्वल टू कितना हो गया, T इक्वल टू हो गया 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा, तो H इक्वल टू कितना हो गया 100 जूल हो गया, उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर यानी V हमको निकालना है। तो सब कुछ पता हो गया, R हमको पता है, T हमको पता है, H हमको पता है, बस V निकालना है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, फॉर्मूला हम लगा देंगे H इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर RT होता है। यहाँ से क्या हम I स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। हमको निकालना तो V है, लेकिन हमको V को निकालने के लिए क्या चाहिए, I चाहिए होगा। तो हम क्या कर लेंगे, उसको पहले I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5A आ जाएगी, यानी 5 एम्पियर। अब हमको पता है ओम का नियम, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। I हमको पता हो गया 5, R हमको पता है 4, तो 5 को 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का वहाँ पे वोल्टेज होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। अब देख लेते हैं अगला आपका टॉपिक दे रखा था सिलेबस में ये कह रहा था कि जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हैं उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी कि हम आप जो होते हैं आप आम जीवन में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी किस तरह के उपकरण जो हैं इस तरह पे जो है आधारित है, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को के आधार सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो क्या, जैसे प्रेस हो गया यानी विद्युत इस्त्री हो गया, विद्युत टोस्टर हो गया यानी जो टोस्ट गर्म करने वाला होता है, विद्युत तंदूर यानी इलेक्ट्रिक जो तंदूर होती है वो हो गई, विद्युत केतली हो गई, विद्युत हीटर आदि सब क्या है, ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करना। यानी आपके घर में कोई भी उपकरण जो है वो ऐसा उपकरण जो लाइट से चलाने पर गर्म होता हो, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे आपका देख लो विद्युत बल्ब भी हो गया, तो विद्युत बल्ब भी तो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब जो है मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये कांच के अंदर बंद होता है ऐसे, ये हो गया बल्ब आपका। तो करता क्या, ये गर्म होता है, ये इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के प्रवाह से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से ये तो गर्म होता है ना, और जब गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, तो क्या होता है, चमकने लगता है, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। और साथ में क्या, लेकिन गर्मी भी उत्पन्न करता है, देखा होगा आपने। जो बल्ब होता है वहाँ को देखता होंगे, हाथ ले रख के रखेंगे पास में अगर उसके बल्ब के, तो आपका हाथ गर्म होने लगेगा, वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वहाँ से ऊष्मा भी निकल रही है। तो प्रकाश भी निकल रहा है प्लस ऊष्मा भी निकल रही है। तो प्रकाश तो कम ही मात्रा में निकलता है, लेकिन जो ऊष्मा होती है वो ज़्यादा निकलती है। इसीलिए अच्छा बल्ब वही होगा जो प्रकाश ज़्यादा निकाले, ऊष्मा कम निकाले। समझ गए, वो ज़्यादा एफिशिएंस होगी, यानी उसकी दक्षता अधिक होगी। तो विद्युत बल्ब की बात कर लेते हैं। तो विद्युत बल्ब के बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए, कभी कभी यहाँ से फैक्ट पूछ लेता है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, यानी जो तंतु होता है, तो आपने देखा होगा एक बल्ब होगा, यहाँ पे जो वायर लगा होता है, ये जो जलता है, यानी कि जो पीले रंग का आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये मान लो बल्ब है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो ये किस धातु का होता है पूछा जाता है, तो टंगस्टन धातु एक होती है, इसका बना होता है। ये मुख्य रूप से जो है राजस्थान में मिलती है। तो टंगस्टन धातु जो होती है उसका बना होता है फिलामेंट। अब इसी का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत है हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी पिघलेगा। तो इसका कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी पूछ सकता है कि टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो पूछ सकता है। तो यहाँ हमको याद रखना है 3380 यानी 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें, इसमें अक्रिय गैसें जो होती हैं, जैसे आर्गन गैस हो गई, यानी जो नोबल गैस होती हैं, आर्गन को फिल किया जाता है, साथ में नाइट्रोजन को भी फिल किया जाता है। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस के इसके अंदर भरते हैं, यानी इसके जो बल्ब है इसके अंदर भरा होता है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन। ये क्यों भरी जाती है, जिससे जो फिलामेंट है उसकी लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बहुत समय बाद खराब होगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा वो। तो इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी के बल्ब होते थे वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस से भरे होते थे। और जो सस्ते वाले बल्ब होते थे उसमें कोई गैस नहीं होती, वहाँ पे वैक्यूम होता था। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो वही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरते हैं, जिससे क्या है, तंतु की यानी जो फिलामेंट है उसकी आयु बढ़ती है, यानी उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। फिर आगे देखिए फ्यूज। अगला जो फ्यूज होता है, जो घरों में इस्तेमाल होता है फ्यूज, तो फ्यूज भी जो है इसी सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, ताप के सिद्धांत पे। देखिए फ्यूज क्या होता है, मान लो जैसे आपके घरों में ये बाहर से लाइट आ रही है, ये आपका घर हो गया, ठीक है। तो घर में जो मेन वायर होती है, यहाँ से आपका पूरे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पावर सप्लाई, तो यहीं पर ही क्या है, फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्यों लगाया जाता है, जिससे क्या है, कभी मान लो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए, ज़्यादा वोल्टेज हो जाए, हाई वोल्टेज हो जाए, या फिर कोई भी अन्य तरह की प्रॉब्लम बाहर से अगर हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, घर के अंदर के जो सर्किट होता है, साथ में जो घर के जो अप्लायंस होते हैं, यानी जो उपकरण होते हैं, जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह, इनको क्या सुरक्षा देता है। यानी कि ये क्या करेगा, जब ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाएगा, तो वोल्टेज आएगा हाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्यूज होता है वो फ्यूज उड़ जाता है, यानी फ्यूज जो होता है सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। तो जो लाइट बाहर से हाई वोल्टेज आ रहा है वो क्या यहीं पर रुक जाएगा, आगे वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या है, घर के जो बाकी उपकरण होंगे वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, यानी जो सर्किट होता है घर का या फिर अप्लायंस होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं इसकी वजह से। तो वही लिखा हुआ, इसका प्रयोग जो है परिपथ, परिपथ मतलब सर्किट व उपकरण सुरक्षा हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग जो है श्रेणी क्रम में। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्यूज होता है उसको कब कैसे जोड़ा जाता है, दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, यानी पैरेलल जोड़ सकते हैं, दूसरा कौन सा हो सकता है, सीरीज जोड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में ऐड किया जाता है। श्रेणी क्रम में ऐड होगा तभी तो आपके घर के उपकरण सुरक्षित होंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे फ्यूज हमने लगा दिया, दूसरे कलर से ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्यूज मान लो लगा दिया घर में। अब क्या होगा, ये पैरेलल श्रेणी क्रम है ना, ये श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो कभी भी अगर मान लो हाई वोल्टेज आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी सर्किट को तोड़ देगा, बंद कर देगा, यहाँ से मतलब सर्किट ब्रेक कर देगा। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आगे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो इससे क्या होगा, घर के जो सर्किट होंगे और क्या बोलते हैं जो अप्लायंस होते हैं, उपकरण वगैरह होते हैं, वो बच जाएंगे, यानी कि उनमें कोई भी खराबी नहीं आएगी।
तो वही लिखा हुआ हमेशा जो है सो श्रेणी क्रम में ऐड किया जाता है। अब मान लो अगर आपने पैरेलल ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा और सर्किट घर के और अप्लायंस घर के ख़राब कर देगा। तो हमेशा श्रेणी क्रम में ही ऐड करते हैं इसको। और बना किससे होता है, यह जो है टिन और शीशा, दो धातु का मिश्र धातु का बनाया था सामान्यतः। एक में क्या होता है, टिन की मात्रा कितनी होती है 63% होती है, और जो शीशा होता है लेड यानी कि वो कितना मात्रा में होता है 37% होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो फ्यूज बनाए जाते हैं उसमें जो है टिन की मात्रा कितनी होती है, तो 63% होती है, और लेड यानी शीशा जो होता है वो कितना मात्रा में होता है 37% होता है। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि फ्यूज जो है किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, तो हमें बताना पड़ेगा टिन प्लस शीशा। ठीक है, और इसका गलनांक क्या होता है, ये पूछ सकता है कि फ्यूज का गलनांक कितना होता है, अधिक होता है, कम होता है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है ऑप्शन में दे करके। तो हमेशा ध्यान रखिए इसका गलनांक कम होगा। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कम होगा ना, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा इसका तो तुरंत गल जाएगा। अगर ज़्यादा गलनांक हो जाएगा तो ये सर्किट टूटेगा ही नहीं, और जो घर के अप्लायंस होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगला देखिए, अगली हमारा जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा था वो दे रखा था इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। तो हम इसको देख लेते हैं, विद्युत शक्ति होती क्या है। देखो, कोई भी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य अगर कोई हो रहा है उसकी दर यानी कि रेट ऑफ वर्क को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और इससे मुख्य रूप से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो P इक्वल टू फार्मूला होता है VI होता है, अभी हमने पीछे देखा भी था। तो P इक्वल टू VI होता है, और यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं कितना, V इक्वल टू होता है हमको IR होता है पता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो V की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूप दे रखे हैं। तो P इक्वल टू VI भी हो सकता है, P इक्वल टू I स्क्वायर R भी हो सकता है, और P इक्वल टू V स्क्वायर R अपन R हो सकता है। तो जिस रूप में हमको जो दे रखा हुआ हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। मान लो हमको दे रखा है V दे रखा है, R दे रखा है, तो हम P निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लो हमको दे रखा R दे रखा है, I दे रखा है, तो P का हम निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और मान लो हमको दे रखा है I दे रखा है, V दे रखा है, तो P का हम निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे फार्मूले जो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए, और इनको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इनसे है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, मुँह जबानी है आपके टंग पे होने चाहिए। अब देखिए, इसका विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, विद्युत यानी P का जो हमेशा मात्रक होता है वो वाट होता है। इसीलिए जैसे 40 वाट का बल्ब है तो ऐसा वाट, W का मतलब वाट। फिर 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 वाट, क्योंकि किलो का मतलब कितना होता है 1000 होता है। तो वाट में अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो किलोवाट में चेंज हो जाएगा। फिर चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, यानी जो विद्युत ऊर्जा शक्ति है वो समय यानी टाइम और पावर का जो है क्या है, गुणनफल होती है। इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट घंटा होता है। तो विद्युत ऊर्जा को हम जब मापते हैं, आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, तो जो आपको मीटर में आता है ना कि कितना यूनिट आपने पावर को कंज्यूम किया, 1 यूनिट। जो लोग किराए पे रहते होंगे वो मकान मालिक को यूनिट के हिसाब से जो है किराया भी भरते होंगे। तो 1 यूनिट होती क्या है, वो यही होती है कि उसमें वो कितने समय के लिए जो है कितनी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और यही लिखा हुआ, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक, यानी 1 वाट की पावर कंज्यूम हो रही 1 घंटे तक होता है, तो खपत ऊर्जा क्या कहलाता है, 1 वाट घंटा होती है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता है ये। फिर देखिए, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं, पावर वाले यूनिट में यूज़ करते हैं ना उसको, तो वही लिखा हुआ, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा, यानी कि कितने किलोवाट जो है 1 घंटे में पावर कंज्यूम हुई है, कहने का मतलब। तो किलोवाट घंटा उसको बोलते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। तो आप लोग जो देखते होंगे मीटर में आता है, तो वो यूनिट के हिसाब से बिल आता है आपका है। तो 1 किलोवाट घंटा अगर हमको निकालना है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट घंटा ऐसे है ना, तो एक तो ऐसे रखो आप, किलो का मतलब क्या होगा, 1000 हो गया, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। W वाट, तो वाट 1000 वाट होगा कहने का मतलब।
और इंटू घंटा, घंटा का मतलब किलोवाट होगा, घंटा, घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको हम, इसका मतलब ये हो गया कि 3.6 इंटू 10 की घात 6, यानी कि ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और दशमलव लगा दिया तो 6 0 आ गए। तो 10 की घात 6 वाट सेकंड हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, जो वाट सेकंड होता है उसी को बोलते हैं जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर है, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालेंगे हम, उसने बोला 1 किलोवाट घंटा बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट का मतलब हुआ 1000 इंटू घंटा का मतलब कितना हो गया, 3600 हो गया। सेकंड में हमने चेंज कर लिया इसको। अब देखिए 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 36 गुणे 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहते हैं कि एक स्थान तक दशमलव हो जाए, तो 3 दशमलव लिखेंगे, 6 लिख देंगे, तो यहाँ पे 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, जूल है। ये जूल में कन्वर्ट हो गया, यानी वाट सेकंड अगर होता है वाट सेकंड तो उसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न ये दे रखा है पहला कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू कितना हो गया, 220 के जनित्र से संयोजित है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से जो है इतनी, यानी 0.50 विद्युत धारा, यानी I इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया, प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति, यानी हमको P की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI, बहुत ही आसान है। P का मान रखो, P का मान निकालना है, V का मान रखो, I का मान रखो, उसको हल कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर, तो पावर कितनी होगी, P इक्वल टू कितना हो गया, 400, ठीक, 400 वाट हो गए, तो P हो गया 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन, यानी 1 घंटे में कितना चल, 1 दिन में कितना चलता है, 8 घंटे, टाइम कितना हो गया आपका, 8 घंटे, फिर चलाया जाता है 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से। तो यानी कि हमको किलोवाट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 रुपये यानी 1 किलोवाट खत्म होता है तो 3 रुपये का खर्च आता है। इसे 30 दिन तक, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 दिन, 3 दिन तक कितना कंज्यूम होगा, ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, हमको ऊर्जा का मूल्य निकालना है। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि 30 दिनों तक जो चलाने पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितनी खपत हो रही है। तो 30 दिन में कुल खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर यानी कि वाट 400 वाट इंटू घंटा, 8 घंटे डेली चल रहा है, और दिन कितने दिन चल रहा है, 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 96, यहाँ पे 1000 आया था ना, तो ये वाट आया था, इसको हम इसको घंटे किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 96 किलोवाट घंटा हो गया आपका ये। अब 96 किलोवाट घंटा महीने भर में 30 दिन में यानी कंज्यूम कर रहा है कितना लाइट, वो 96 किलोवाट घंटा वो कंज्यूम कर रहा है। और 1 किलोवाट घंटा का जो पैसा कितना लगता है, 3 रुपये लगता है। तो क्या कर देंगे, टोटल पैसा कितना बनेगा महीने का, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, किसको, 96 को जो हम 3 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा नहीं 288 आ जाएगा, तो उतने रुपए उसको बिल पे करने पड़ेंगे मंथ के एंड में। तो वही लिखा हुआ 30 दिन का जो कुल खर्चा होगा क्या हो जाएगा, 288 रुपीज़। तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना है, हमको पता है किलोवाट घंटा में क्या होता है, वाट लिखते हैं पहले, पावर यानी कि कितना घंटा खर्च, पावर कितनी ले रहा है, तो 400 वाट ले रहा है, और डेली कितना घंटा चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है, तो 8 लिख देंगे, और कितने दिन चल रहा है, तो दिन हम देखेंगे 30 दिन चल रहा है, तो 30 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 96,000 आ गया। लेकिन जो आया है आंसर हमारा किसमें, वाट घंटा में आया ना, ये वाट में दे रखा था, वाट में दिया हुआ तो वाट घंटा आएगा हमारा ये, तो वाट घंटा में दे रखा था, हम इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट घंटे में, तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो हम टोटल खर्चा निकाल लेंगे कि महीने भर में कितना उसने पावर कंज्यूम किया है और उतना रुपया बना है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन वहाँ से आता है, पहला क्वेश्चन आता है जो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं रेजिस्टेंस के, एक क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बाकी जो आपके जो फार्मूला बताए गए हैं, इन फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन आते हैं,
और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जो घरों में जो घर होते हैं, घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि जो पावर सप्लाई होती है तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है, तो आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये भी दोबारा पूछा सकता है, ये 2016 में आया भी था, तो हो सकता है कि दोबारा भी पूछ ले। तो याद रखिए, जो घरों में जो पावर सप्लाई होती है भारत में, तो वहाँ पे जो उनकी पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि घरों में अगर कोई घर है, वहाँ पे 220 वोल्टेज का कोई अप्लायंस है वो इस्तेमाल होता है, तो अधिकतम वोल्टेज कितना भेजा जाना चाहिए। तो अधिकतम वोल्टेज यानी कि पीक वोल्टेज अगर कभी निकालना हो आपको, पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना वोल्टेज होता है उसको क्या कर दे, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर 220 है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 220 गुणे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, यही तो होती है। तो जो भी है √2 वैल्यू, वो √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाता है, पीक वोल्टेज होता है। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सिलेबस से हटके हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे, तो इसलिए जो है हमें पता होना चाहिए, दोबारा अगर आएगा तो हम उसको सही कर लेंगे, क्योंकि ये सब तो सिलेबस में आपको दे भी नहीं रखा है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है वो। तो कुछ क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन के एग्जाम में, जो थोड़ा सिलेबस से हटके भी होते हैं, तो अगर दोबारा अगर पूछा जाता है तो हम उनको कर लेंगे। ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और CGACF के अगर पेड ग्रुप से आपको जुड़ना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए, नंबर है 8860558530। तो जो है इस पे जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं CGACF के पेड ग्रुप से संबंधित। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।